नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तेजी से पैर पसार रहा है। देश के कई राज्यों में इसके मरीज सामने आ चुके हैं। नए साल के शुरू में आ सकती है तीसरी लहर। राष्ट्रीय कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी का आकलन सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि नए साल की शुरुआत में तीसरी लहर आ सकती है और ओमिक्रॉन इसकी वजह हो सकता है। फरवरी महीने में होगा इसका पीक। इस कमेटी ने आकलन में यह भी कहा है कि दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी तीसरी लहर, लेकिन सावधानी बरतनी ही होगी। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार की ओर से बनाई गई कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ये भी कह चुके हैं कि जिस तेजी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, एक दिन में लाखों मामले भी सामने आ सकते हैं आने वाले वक्त में। तो कई सारे सवाल हैं हम सबके मन में। हमारी कोशिश है कि आपके सवालों के जवाब दें। खास मेहमान हमारे साथ होते हैं रोज और आज भी हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, सदस्य हैं लैंसेट कोविड टास्क फोर्स की, डॉक्टर राजेश पारेख, डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च जसलोक अस्पताल से, और डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, नेशनल हेल्थ सर्विस लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ब्रिटेन में कुछ दिनों पहले तक 50 से 100 केस सामने आ रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में 90,000 केस डॉक्टर रोज आ रहे हैं, जो डराते हैं। वहां की स्थिति इस वक्त कैसी है, आप बताएं। जी बिल्कुल अदिति, शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, यूके में इस वक्त 90,000 केसेस के करीब हो रहे हैं दिन में, जिसमें मोस्टली माना जा रहा है कि 40% से ऊपर जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। स्पेशली लंदन में जो ज्यादा संख्या है केसेस की, वो लंदन में ज्यादा सेंटर्ड है। आई थिंक लंदन में बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग क्वाइट फास्ट, तो काफी फास्ट स्प्रेड हो रहा है पॉपुलेशन में। आज ही सदीक खान ने आज सुबह ही एक मेजर इंसिडेंट डिक्लेयर करा है लंदन में, जहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है बिकॉज हॉस्पिटल्स थोड़े से फुल हो गए हैं, फिर से आईसीयूज फुल हो गए हैं। हम लोग पेशेंट्स को इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में देख रहे हैं। मेरे खुद के हॉस्पिटल में वी आर सीइंग पेशेंट्स इन एम्बुलेंसेस। 117 to 120% कैपेसिटी पे हमारा हॉस्पिटल चल रहा है इस टाइम पे। तो सिचुएशन उसी तरीके से जारी है जैसे 6-7 महीने पहले डेल्टा के साथ हुआ था, लेकिन एक ही डिफरेंस है इसमें कि ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी हमने देखी है काफी ज्यादा है डेल्टा से, लेकिन सिवियरिटी थोड़ी सी कम मानी जा रही है। तो हम डेथ्स इतनी नहीं देख रहे जितने डेल्टा के साथ देखे गए थे। लेकिन फिर भी अगर आप ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी को भी लें, जो इतना सुपर फास्ट ट्रांसमिसिबल वायरस है और वो पॉपुलेशन के थ्रू इतनी जल्दी जाए, तो उसकी एबिलिटी होती है कि वो पॉपुलेशन को ओवरवेलम कर सकता है और हेल्थ सिस्टम को ओवरवेलम कर सकता है, जो लंदन और यूके के बाकी पार्ट्स में देखा जा रहा है। तो इतने सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं कि वो इनएविटेबली कुछ उनमें से लोग जो हैं उनको आईसीयू की जरूरत पड़ रही है और हॉस्पिटल केयर की जरूरत पड़ रही है, एंड दैट इज द मेन इशू ओमिक्रॉन के साथ। डॉक्टर गुप्ता, आप लगातार ओमिक्रॉन के मरीजों को भी देख रहे हैं, तो दूसरा सवाल भी मैं आप ही से करना चाह रही हूं। आप उनका इलाज कर रहे हैं, किस तरह के लक्षण आप उनमें देख रहे हैं? जिन मरीजों को आईसीयू की जरूरत पड़ी, क्या वो कोमॉर्बिड रहे या कोई और वजह रही है? ओमिक्रॉन में जो मेन डिफरेंस हमने देखा है सिम्टम्स में, वो ये है कि कॉफ हमने कम देखा है ओमिक्रॉन में। जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं वो थोड़े कम देखे जा रहे हैं, स्पेशली जो लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कम और लेथार्जी और फटीग और टायर्डनेस ज्यादा देखी जा रही है। और जो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है टायर्डनेस, 14-21 दिन तक लोग काफी वीक फील करते हैं और अपने डेली टास्क, अपने डेली काम में थोड़ा सी उनको डिफिकल्टी होती है। तो ज्यादातर ये सिम्टम्स देखे गए हैं। लेकिन जो इश्यू मेन है वो ये है कि डबल वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो सिवियर डिजीज से ओमिक्रॉन में भी प्रोटेक्टेड हैं और डेल्टा में भी प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनकी प्रॉब्लम है, वो काफी सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं हॉस्पिटल में। उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी हो रहे हैं, उनको टायर्डनेस, फटीग, लेथार्जी भी हो रही है, थकावट जिसको बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने बूस्टर्स लगाए हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा ओमिक्रॉन से, एंड दैट इज द मेन थिंग जो हम एडवाइस कर रहे हैं लोगों को कि प्लीज अपना बूस्टर जैब लगवाइए। इंडिया में अभी तक बूस्टर शुरू नहीं हुए हैं, एंड इसीलिए मैं काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शायद इंडियन गवर्नमेंट इसको नोटिस करे कि हमको बूस्टर्स की सख्त जरूरत है इस वक्त हिंदुस्तान में।
डॉक्टर सुनीला, हमने ब्रिटेन की हालत जानी डॉक्टर गुप्ता से कि क्या स्थिति वहां पर चल रही है, किस तरह से एक के बाद एक केसेस वहां पर लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें डॉक्टर सुनीला गर्ग यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 दिनों में स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है। अब तक हम नहीं देख रहे थे कि कोई मौत भी हो रही है, लेकिन एक मौत भी दर्ज हुई है और अचानक से जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़े हैं। अभी तक ओमिक्रॉन के 24 मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना के मामलों में भी तेजी देख रहे हैं। क्या स्थिति आप इस वक्त देख रही हैं, सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें तो? अदिति, अगर मैं कहना चाहूँ कि ओवरऑल अगर हम दिल्ली की बात भी करें तो हमारे पास में टोटल हम 24 केसेस की बात करते हैं और कल हमने लगभग 100 के करीब केसेस देखे हैं। और अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो हम 50 से 60 के करीब केसेस देख रहे हैं, परंतु ज्यादातर ये केसेस माइल्ड हैं, क्योंकि दिल्ली का भी जो हमारा सीरो सर्वे अभी हुआ था उसमें हमारे 90% लोगों को सीरो पॉजिटिविटी पाई गई थी। वो नेचुरल इन्फेक्शंस के द्वारा भी हो सकती है और वैक्सीनेशन के द्वारा, परंतु हम सभी जानते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। परंतु जो मैं यहाँ पे ये स्ट्रेस जरूर करना चाहूंगी कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास में, जैसे लोकनायक की हम बात करें, हमारे पास में 20 केसेस एडमिटेड थे, उसमें से 10 केसेस डिस्चार्ज हो गए हैं और केवल 2 ही केसेस ऐसे थे जिनको इन्फेक्शन थी बेसिकली। और इन्फेक्शन माइल्ड नेचर की थी। प्राइमरीली हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो भी हमारे केसेस सिंगल वैक्सीनेटेड है वो आके डबल वैक्सीनेशन को करवाएं। और दूसरी चीज, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये केसेस में उतार चढ़ाव जो है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से भी, कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से है। और दूसरा मैं ये कहना जरूर चाहूंगी करके कि नेचुरली ये वायरस इज फास्ट स्प्रेडिंग, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया, इट इज मोर ट्रांसमिसिबल, इट इज डेफिनेटली मोर इन्फेक्शियस। परंतु हर एक कंट्री का अपना एपिडेमियोलॉजिकल सिनेरियो, जिस तरह से बीमारी वहां फैल रही है वो अलग अलग है। हमारे देश में ज्यादातर हमारे पास में जो सीरो पॉजिटिविटी जो आई है वो हमारे पास में इन्फेक्शन से आई है और हमारी वैक्सीनेशन कवरेज भी 137 करोड़ से ऊपर हो चुका है। तो मैं जरूर स्ट्रेस करूंगी कि हर जगह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका वैक्सीन है जिसको कि फॉलो करना चाहिए, जिसमें मैं कहूंगी कि डॉक्टर पारिक को भी लाना चाहूंगी। डॉक्टर पारिक, क्या इस वक्त जो स्थिति हम देख रहे हैं भारत में, और ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन जैसी स्थिति भारत में नहीं आएगी? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और हमने तो जब जनवरी 2020 में, यानी 2 साल पहले, जब कोरोना वायरस की पहली बुक लिखी थी पेंगुइन रैंडम हाउस से, उसमें हमने स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक जो 100 साल पहले हुई थी उसका उदाहरण लेके दिखाया था कि 3 लहरें हो सकती है। पहली लहर, उसके बाद जो दूसरी लहर है वो बहुत बड़ी हो सकती है, और उसके बाद तीसरी लहर भी हो सकती है जो दूसरी लहर से छोटी है लेकिन पहली लहर से बड़ी हो सकती है। ये हमने 2 साल पहले बताया था और इसके अभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अदिति जी, ये गए हफ्ते में 2 बड़े डेवलपमेंट्स हुए। एक तो रिसर्च फ्रंट पे हुआ है, एक बहुत ही बढ़िया पेपर यूके, कैम्ब्रिज, दिल्ली CSIR, जापान, हांगकांग और साउथ अफ्रीका के कोलैबोरेटर्स ने एक बहुत ही बढ़िया एलिगेंट स्टडी किया, जिसमें उन्होंने देखा कि ओमिक्रॉन का और वैक्सीन का क्या इंटरैक्शन है। तो उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में देखा कि जो वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज होते हैं, और 2 तरह के वैक्सीन, एक एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन, एक mRNA बेस्ड वैक्सीन, इनके एंटीबॉडीज के साथ ओमिक्रॉन को एक ट्यूब में डाला और देखा कि ओमिक्रॉन ये दोनों एंटीबॉडीज को चुका सकता है। इससे हम जानते हैं क्योंकि ये कितना फैल सकता है। और इसीलिए जो आपका सवाल था कि ब्रिटेन में जो हालत हुई है वो इंडिया में हो सकती है क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी फैल सकता है। ये हमने अभी लेबोरेटरी में देखा है, लेकिन उसके पहले हमने साउथ अफ्रीका में और बहुत सारे देशों में देखा है। और दूसरी चीज उन्होंने देखी कि लेबोरेटरी में जब उन्होंने लंग के सेल्स लिए और उसके साथ ओमिक्रॉन को डाला, तो देखा कि ओमिक्रॉन उतना ये सेल्स के अंदर नहीं जा सकता है जैसे डेल्टा वायरस जा रहा था। तो इससे हमको पता चलता है कि ये इसीलिए इतना कठोर नहीं है। लेकिन जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, वो माइल्ड भी रहेंगे तो अस्पताल में आ जाएंगे, दूसरी मरीजों की तकलीफ होगी। और फाइनली WHO को जो डायरेक्टर जनरल है उसने भी गए हफ्ते एक बड़ी अनाउंसमेंट की कि अभी हमको माइल्ड वेरिएंट ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, हमको भूलना चाहिए कि ये माइल्ड वेरिएंट है। वो बोले कि
नो लॉन्गर शुड वी कंसिडर इट टू बी अ माइल्ड वेरिएंट। बिल्कुल। तो अगर हम हर बार बोलते रहेंगे कि ये माइल्ड वेरिएंट है, माइल्ड वेरिएंट है, तो लोगों में एक झूठी सुरक्षा हो जाएगी, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और ये बढ़ते जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, अगर आपके पास मैं आऊंगी यहाँ पर, भारत में नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी का आकलन आया है जिसमें यह कहा गया कि यूके में वैक्सीन रेट तो हाई है लेकिन सीरो पॉजिटिविटी कम है, जबकि भारत में सीरो पॉजिटिविटी जो है और वैक्सीन रेट दोनों ही ज्यादा है। तो तीसरी लहर भारत में कम खतरनाक होने का अनुमान है, आप क्या कहेंगे? ये शायद उनकी स्टडी फाइंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं यूके में हमारे काफी इन्फेक्शन हुए थे, अल्फा वेरिएंट से भी, डेल्टा वेरिएंट से भी, पूरी पॉपुलेशन एक्सपोज हुई थी उस टाइम पे। जी हाँ, हमने वैक्सीनेशन काफी जल्दी शुरू करी और लोगों को वैक्सीनेट करा, लेकिन जो ओमिक्रॉन की सबसे बड़ी इशू है वो है कि वो इवेड करता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को। तो जो वायरस इवेड करेगा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को, वो इन्फेक्ट करेगा लोगों को जिनके पास एंटीबॉडीज नहीं है। जो जहां तक सीरो पॉजिटिविटी की बात है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि हिंदुस्तान की सीरो पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा हो, लेकिन इस चीज को दावे से कहना कि ये ओमिक्रॉन इसलिए इतना बड़ा इफेक्ट नहीं करेगा, मेरे ख्याल से ये बहुत ही कंप्लेसेंट स्टेप है। बिकॉज आप अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखें, वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी है, हेल्थ केयर सर्विसेज ऑलरेडी प्रेशर पे हैं। आपको याद है डेल्टा के वक्त क्या हुआ था 6 महीने पहले? अगर हम 25% पॉपुलेशन को भी लेके माने कि इन्फेक्ट होगी और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी, तो 25% पॉपुलेशन भी हिंदुस्तान की इतनी है कि पूरा हेल्थ सिस्टम ओवरवेल्म हो सकता है। और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से जो मुझे सबसे बड़ा डर है, जो मैंने आपकी न्यूज चैनल पे पहले भी बोला है और मैं यही कह रहा हूं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा जब दोनों एक पॉपुलेशन में होंगे इकट्ठे, तो ये बहुत बड़ा चांस है कि दोनों मिक्स करके एक नया वेरिएंट बना सकते हैं जो ज्यादा ट्रांसमिसेबल भी हो और ज्यादा सिवियर भी हो। आपको याद होगा अदिति कि कुछ महीने पहले अल्फा वेरिएंट देखा गया था यूके में। वो अल्फा वेरिएंट फिर इंडिया पहुंचा, ज्यादा लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो अल्फा वेरिएंट इंडिया में लोगों के थ्रू गया और पॉपुलेशन के थ्रू गया, तो उसने डेल्टा क्रिएट किया। और डेल्टा बहुत ही सिवियर वेरिएंट है कि अभी तक हम डेल्टा के साथ डील कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमें सिर्फ ये मालूम है कि ओमिक्रॉन जो है वो बूस्टर्स के साथ काफी उसकी इफेक्टिवनेस है, बूस्टर्स के साथ ओमिक्रॉन को फाइट करने की 75% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा हम देखे हैं कि रिस्पॉन्स मिला है बूस्टर्स वैक्सीनेशन के बाद। और स्पेशली क्योंकि वेनिंग इम्यूनिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कितने महीनों से लोगों को जो सेकंड जैब है कई महीने पहले मिला है, और वेनिंग इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ओमिक्रॉन जिसका फायदा उठाता है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे बस यही कर सकते हैं हम कि हम मास्क वेयरिंग कल्चर फिर से शुरू करें और सोशल डिस्टेंसिंग फिर से वापस लाएं, लोगों को इसको सीरियसली लेने के लिए बताएं और बूस्टर्स जैब्स शुरू करें हिंदुस्तान में जल्द से जल्द, जितने भी जल्दी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण एक बिंदु यहां पर आपने रखा है डॉक्टर गुप्ता। मैं उस पर हमारे दोनों मेहमानों की राय लेना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को मिलकर क्या भारत में नए वेरिएंट का भी खतरा हो सकता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो पिछले सेगमेंट में डॉक्टर वीर गुप्ता ने कहा कि भारत में जनसंख्या ज्यादा है, डेल्टा पहले से है, ऐसे में ओमिक्रॉन के साथ मिलकर नया वेरिएंट जो है वो आ सकता है। डॉक्टर पारेख, आपकी राय में इस पर जानना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं उनसे बिल्कुल सहमत में हूं, क्योंकि ऐसे पहले नेचर में हुआ है और लेबोरेटरी में भी हुआ है। तो देखिए 211 में 2 रिसर्च साइंटिस्ट कोलैबोरेट किए। एक का नाम था डॉक्टर यशिरो कावाकोवा, विस्कॉन्सिन यूएसए से, और दूसरे डॉक्टर रॉन फुचियर, नेदरलैंड्स के। उन्होंने पेपर पब्लिश किया कि H5N1 के वायरस में वो लोग दूसरा मिक्स करके एक खतरनाक वायरस लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं और इसको गेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। और 214 में यूएस गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया एक्सक्यूज मी, ये रिसर्च को, क्योंकि उनको पता चला कि ये बहुत खतरनाक है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि 219 में पैंडेमिक के 1 साल पहले उन्होंने ये बैन उठा दिया। तो जब हमने हमारी बुक 220 में लिखी थी कोरोना वायरस पर, हमने इसके गेन ऑफ फंक्शन के बारे में लिखा था और ये भी लिखा था कि 2 वायरस एक दूसरे से मिलजुल के, जैसे अभी डेल्टा और अपने ओमिक्रॉन की संभवता है, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अगर ऐसे हो गया तो फिर फैलेगा भी और कठोर भी रहेगा। और हमारे बम्बैया की हिंदी को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो फिर तो हम सब लोग की बैंड बच जाएगी।
बिल्कुल, और हमारी जनसंख्या जिस तरह से ज्यादा है उसके चलते जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी हम देख चुके हैं पहले दूसरी लहर में क्या स्थिति रही है। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर तीसरी लहर को लेकर सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि अब ये कहा गया है, हमने पहले भी जिक्र किया जो सुपर मॉडल कमेटी है उसका, कि शुरुआत जो है नए साल की उसमें तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और फरवरी में पीक देखने को मिलेगा। आपकी राय इस पर? अदिति जी, पहली बात मैं कहना चाहूँ कि सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये प्रेडिक्शन क्या है सुपर मॉडल कमेटी का। सुपर मॉडल कमेटी का ये प्रोजेक्शन है, ये प्रेडिक्शन नहीं है। नंबर एक, पहली बात ये समझना पड़ेगा। नंबर एक, उन्होंने प्रेडिक्शन में उन्होंने अजम्पशंस लिए हैं कि क्या हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसका कोई रोल नहीं रहेगा, तब हमारे पास में कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे, लगभग 2 लाख के करीब होंगे, या हमारी जो वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो उसके क्या हमारे प्रिजम्पशंस होंगे कि हम 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब केसेस देखेंगे। तो ये सब अजम्पशंस है हमारे। प्लीज हमें ये मान के देखना पड़ेगा कि अगर हम दोनों चीजों को मिला लें कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी भी है, और यहाँ पे मैं दोनों डॉक्टर साहब को ये भी मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि हम ये भी समझें कि हमारे पास में नेचुरल इन्फेक्शन प्लस वैक्सीनेशन भी है, जो कि हमें इस तरीके को भी ख्याल में रखना पड़ेगा। परंतु ये चीज मैं जरूर आपसे सहमत हूं कि हम कॉम्प्लिसेंट बिल्कुल नहीं है। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है, हमारी मैन पावर ट्रेनिंग है, हमारे सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस है, ऑक्सीजन को लेके हम प्रिपेयर्ड हैं, चाइल्डहुड को लेके, बच्चों की देखभाल को लेके हमारी सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस है। तो यहाँ पे जो हमारा तवज्जो जो है मेन इज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। दैट्स व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन कि इफ यू आर नॉट टेकन वैक्सीनेशन, प्लीज टेक वैक्सीनेशन। इफ यू हैव नॉट फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो आप उसको फॉलो कीजिए। परंतु ये कमेटी को हम ये मान के चले कि ये उनके प्रोजेक्शंस है, प्रेडिक्शंस नहीं है। बिल्कुल, हमने भी वही बात कही कि उनका आकलन है, उनकी समीक्षा है यहाँ पर। और जिस तरह से आप कह रहे हैं डॉक्टर सुनीला, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर यही है कि अब लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी अब नए खतरे को हल्के में नहीं ले सकते, गंभीरता से ही लेना होगा। हमें पता है हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ऐसे में मास्क, इस वक्त मास्क ना लगाना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।